इंडिया के स्मार्टफोन ब्रांड्स की जो रैंकिंग है ना यार, हमेशा बदलती रहती है। हर 3 महीने में नई रैंक आ जाती है। और अभी थर्ड क्वार्टर की रैंकिंग जो आई है ना, वो इतनी ज्यादा सरप्राइजिंग है जैसा पहले अभी तक हमने कभी नहीं देखा था। फोर्थ क्वार्टर जो अभी चल रहा है मार्केट में, इसकी भी कुछ डेटा मेरे पास आ गया है और उसके बारे में मैं 3 महीने बाद वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो तो और ज्यादा सरप्राइजिंग है। चीजें बिल्कुल तेजी से बदल रही है। तो सबसे पहले थर्ड क्वार्टर में देखते नंबर 1 पे कौन सी कंपनी है, नंबर 2 पे कौन सी कंपनी है, एप्पल कहाँ है, वन प्लस कहाँ है, सारी चीजें, क्योंकि डायनामिक्स मार्केट के पूरी तरीके से बदल रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो कंपनी है यहाँ पे, वो है आपकी वीवो की ग्रोथ रेट काफी अच्छा है और 15.8% का मार्केट शेयर वीवो जैसी कंपनी ने ले रखा है। लेकिन सवाल आता है, क्या वीवो के पास ऐसा क्या जादू है कि उसके फोन्स यहाँ पे मार्केट में इतने ज्यादा बिक रहे, इतने ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं? सबसे पहले तो क्लैरिटी दे देना चाहता हूँ, वीवो के जो फोन्स यहाँ पे सबसे ज्यादा बिक रहे वो है वीवो की वाई सीरीज और टी सीरीज। T3X अगर आपको फोन के बारे में पता है, वो वन ऑफ द बेस्ट सेलर फोन्स रहा है वीवो का। फिर वाई सीरीज आती है, उसके बाद वी सीरीज आती है, और जो सीरीज बिल्कुल भी वीवो की नहीं चलती वो है उसकी एक्स सीरीज। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि वीवो टोटली यहाँ पे ऑफलाइन पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, इसके साथ ही यहाँ पर ढेर सारी एडवर्टाइजमेंट करता है, जिसका बेनिफिट वीवो को यहाँ पे देखने को मिला है। और वीवो इंडिया के अंदर नंबर 1 फोन कंपनी बन के बैठा हुआ है इस क्वार्टर में। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसके अंदर आईको इंक्लूडेड ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि जो रैंकिंग में बात कर रहा हूँ ना, इसमें सारे सब ब्रांड को अलग कर दिया। मैं वीवो को अलग रखा है, आईको को अलग रखा है, रेडमी को अलग रखा है, पोको को अलग रखा है, इसके साथ ही ओप्पो अलग है, वन प्लस अलग है, और सारे सब ब्रांड निकालने के बाद जो रैंकिंग है वो बता रहा हूँ। और इस लिस्ट में वीवो लिटरली फर्स्ट पे आ जाता है। ये बहुत सरप्राइजिंग चीज है। लेकिन नंबर 2 पे जो कंपनी है ना, वो तो इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग है, जो कभी हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस कंपनी ने इस साल अपना एक भी अच्छा फोन नहीं निकाला, लेकिन फिर भी सेकंड पोजीशन बन के बैठी हुई है, और वो है ओप्पो, जिसका मार्केट शेयर है 13.9%। और आप खुद सोच के देखो कि ओप्पो के इस साल कैसे फोन है। आपको F27 Pro Plus याद है, उसका एडवर्टाइजमेंट वगैरह कैसे हुआ था? क्या उसे आप एक अच्छा फोन कह सकते हो? Reno 12 को एक अच्छा फोन कह सकते हो? यहाँ तक की बात करें जो ओप्पो के फोन्स यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बिके वो A3X और K12X है। K सीरीज हो गई, A सीरीज हो गई, उसके बाद F सीरीज के कुछ फोन्स बिकते हैं, और फिर Reno सीरीज भली चले ना चले, लेकिन हाँ। और अब तो Find X8 Pro भी उन्होंने निकाल दिए, जो कि तकरीबन 1 लाख रुपए का होता है, और वो बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता है। उस फोन के अंदर काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस है, लेकिन ओप्पो वाले उस फोन को भी यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ निकाल देंगे। ओप्पो लिटरली ऑफलाइन में बहुत ज्यादा एग्रेसिव पुश कर रहा है और एग्रेसिव मार्केटिंग कर रहा है, जिस कारण से निकला है। क्योंकि आप खुद सोचो, F27 Pro Plus क्यों बिकेगा? IP69 की रेटिंग दिखा रहे हैं कि फोन का अंधार है, ये कर लेगा, वो कर लेगा, और हमें समझ में नहीं आता कि इस टाइप की चीजें कैसे वर्क कर जाती है। लेकिन कई बार जिन लोगों को मोबाइल फोन्स के बारे में ज्यादा नहीं पता, वो लोग इन गिमिक्स के पीछे अट्रैक्ट हो जाते हैं। इवन ओप्पो जो अपनी गिमिक वाली AI उन्होंने निकाली थी, उसके कारण भी यहाँ पे मार्केट में आगे निकल गया। वेल, जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में बात कर ली। और थर्ड पोजीशन पर अगर हम लोग बात करें तो आप गेस कर सकते हैं कौन सी कंपनी है? वो है आपकी सैमसंग, जिसका मार्केट शेयर 12.3% है, और इसके अंदर ड्रॉप आया है। और वो ड्रॉप आया ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो तकरीबन माइनस के 19.7%। सैमसंग के बारे में बात कहना चाहूंगा कि यार, सैमसंग ने इस साल मल्टीपल फोन्स निकाले, लेकिन ज्यादातर फोन्स वो कमाल दिखा नहीं पाए। इवन ऑफलाइन पुश अपनी ब्रांडिंग के कारण ही सैमसंग ने यहाँ पे फोन्स को ज्यादा से ज्यादा बेचा है। और सैमसंग की देखा तो बेस्ट सीरीज जो रहती वो इसकी A सीरीज रहती। A15 मार्केट में बहुत अच्छा बिकता है, लेकिन जैसे सैमसंग को लगा कि यहाँ पर अब ड्रॉप आ रहे हैं सेल्स में, तो सैमसंग ने अपनी बेस्ट सेलर सीरीज का जो फोन होता है उसे फिर से लॉन्च कर दिया, जो कि है A16, उसका नेक्स्ट वर्जन। और A16 के अंदर 6 ईयर के एंड्रॉइड अपडेट प्रॉमिस कर रहे हैं, और उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं इससे वो मार्केट शेयर जो खो दिया ना, वो थोड़ा सा रीगेन कर सकते हैं। इसके साथ एक और बात पता चलती है, S24 सीरीज मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही थी साल की शुरुआत के अंदर, लेकिन बाद में वो मार्केट में उसे फीका रिस्पॉन्स मिला। और जो सबसे बड़ा लॉन्च उन्होंने कुछ महीने पहले करा था फोल्ड ऑफ फ्लिप का, तो हालांकि फोल्ड ऑफ फ्लिप पूरी पोजीशनिंग और ब्रांड के लिए फोकस किया गया था, लेकिन वहां पे सेल्स के मामले में उतना वॉल्यूम जनरेट नहीं कर पाया। इसके साथ ही M सीरीज और F सीरीज के साथ भी इस बार कोई ऐसा यूनिक प्रोडक्ट नहीं था कि यार कमाल का फोन है यार, ये यहाँ पे निकल जाएगा। क्योंकि N सीरीज F सीरीज के साथ उम्मीद की जाती है कि ये वो फोन्स होंगे जो चाइनीज कंपटीशन से लड़ेंगे, लेकिन ये फोन्स वो कमाल या वो जादू दिखा नहीं पाए, डिस्पाइट एग्रेसिव मार्केटिंग, एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट जो सैमसंग यहाँ पे करता है। सिंपल सी बात है कि सैमसंग को ना कुछ फंडामेंटल चेंजेस करने की जरूरत है, खास तौर पे प्रोसेसर को लेके चेंजेस करने की जरूरत है, प्रोडक्ट्स को थोड़ा बेटर करने की जरूरत है, स्पेशली मिड रेंज वाले सेगमेंट में।
फ्लैगशिप में आप अच्छा काम करते हो, मिड रेंज वाले को थोड़ा और सुधारो और अपने आप को बेटर पोजीशन करोगे ना मार्केट में, तो हाँ यार ओप्पो वीवो जैसी कंपनी से बहुत अच्छे तरीके से लड़ पाओगे। क्योंकि एक जमाने में जहां सैमसंग के लिए सबसे बड़ा कंपटीशन Xiaomi या OnePlus या एप्पल हुआ करता था, आज के समय में सैमसंग के लिए बड़ा कंपटीशन ओप्पो और वीवो जैसी कंपनी हो गई है। तो हाँ ये चीजें, लेकिन फिर भी थर्ड पोजीशन मेंटेन करके रखी हुई है। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। और फोर्थ पोजीशन एक ऐसी कंपनी की है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हो, और ये कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग खेल रही है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ Realme की। तकरीबन 11.5% का मार्केट शेयर है, लेकिन जो ईयर ऑन ईयर ड्रॉप हुआ है वो हुआ है 19.4% का। और एक अच्छी बात Realme के साथ ये है कि इस बार वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर हर 2 हफ्ते में नया फोन लॉन्च कर रहे हैं। और Realme एक बहुत सिंपल स्ट्रेटजी पे खेल रहा है, मार्केट में इतने ज्यादा फोन लॉन्च कर दो कि हर सेगमेंट में एक फोन हो हमारा, और यूजर जाए तो एक ऑप्शन उसे हमारा दिखना चाहिए। अगर मार्केट में नंबर ऑफ फोन्स ज्यादा होंगे तो कहीं ना कहीं उनका फोन भी बिक जाएगा, और इसी वजह से Xiaomi जैसी कंपनी से भी ज्यादा फोन्स यहाँ पे Realme यहाँ पे बेच रहा है। हालांकि कुछ Realme के फोन्स इस बार अच्छे थे, जो कि मेरे को अच्छे भी लगे, पसंद आए। GT60, GT6 इंटरेस्टिंग फोन्स थे, लेकिन कुछ फोन्स ऐसे थे जो बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी डिजर्व नहीं करते थे। Narzo सीरीज के अंदर कुछ एग्जांपल है। Realme की 13 Pro Plus थी, लेकिन उसके अंदर भी कुछ खास चीज दिखी नहीं। GT7 Pro भी लॉन्च किया उन्होंने रिसेंटली, चलो वो इस लिस्ट में काउंट नहीं कर सकते, उसकी तो सेल्स अब होगी यहाँ पे, लेकिन हाँ वो फोन भी अपने प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पाया। सिंपल सी बात ये कि Realme अपने मेजरली ऑफलाइन पुश के कारण और डिफरेंट टाइप के फोन्स के कारण ही यहाँ पे आगे बढ़ रहा है, और धीरे धीरे अपनी जो Narzo सीरीज और C सीरीज होती है वो ही उसकी यहाँ पे बिक रही है। इसी वजह से फोर्थ पोजीशन पे टिका हुआ है। अगर Realme ने नंबर ऑफ फोन्स निकालना कम कर दिए, वो इस पोजीशन को लूज कर सकता है। इसीलिए जबरदस्ती उसे ज्यादा से ज्यादा फोन्स निकाल रहे हैं और जल्दी से जल्दी फोन्स को लॉन्च करना है। और कई बार मेरे को लगता है कि Realme ने शायद कोई कसम वगैरह खा रखी है क्या, कि नया प्रोसेसर आया नहीं उसके ऊपर फोन हमें सबसे पहले निकालना है। इसके बाद फिफ्थ पोजीशन पे एक ऐसी कंपनी है जो आज से तकरीबन कुछ साल पहले तक नंबर 1 हुआ करती थी, लेकिन फिफ्थ पोजीशन उसकी गिर गई है, और वो है Xiaomi में बात करें तो 11.4% का मार्केट शेयर है। इसके साथ ही Xiaomi के अंदर बात है कि यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ Redmi के बारे में बात करूँ, क्योंकि Redmi के ही फोन्स यहाँ पे Xiaomi के अंदर बिकते हैं। इसके अलावा पोको को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। और Xiaomi ब्रांड के अंदर जो फोन्स आते हैं, चाहे मैं Xiaomi 14CV बात करूं, Xiaomi 14 या Xiaomi 14 Ultra बात करूं, उनका वॉल्यूम इतना है ही नहीं जितना आपको लगता है। वो ब्रांड की इमेज चेंज करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन मेजरली जो फोन्स यहाँ पे बेचते हैं वो बिकते हैं Redmi कंपनी के। यहाँ पर जो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन है वो है Redmi 13C, जिसका 14C भी आपको कुछ ही महीनों में देखने को मिलेगा। Note 13 भी यहाँ पे शुरू में काफी ज्यादा बिका था, लेकिन बाद में उसको डिस्काउंट और सेल दे देकर निकाला, और उसके बाद ही Redmi Note 13, 13 Pro, 13 Pro Plus यहाँ पे कुछ चले हैं। और इसके बाद Redmi के अंदर आपको ज्यादा ऐसे फोन देखने को नहीं मिले। Redmi 13 5G भी यहाँ पे बिका है, और अंडर 15,000 में सेल्स काफी ज्यादा हुई है। लेकिन हाँ, Redmi अब कोशिश कर रहा है Note सीरीज के साथ प्रीमियम में घुसने का, और Note 14 सीरीज को और ज्यादा प्रीमियम ले जाने की कोशिश कर रहा है। सिंपल सी बात है कि Redmi Note 14 का जो Pro Plus आएगा वो यहाँ पे Vivo की V सीरीज से compete करेगा। Note 14 Pro जो आएगा वो 20 से 30,000 वाले सेगमेंट में compete करेगा, और 15 से 20,000 वाले सेगमेंट को Redmi Note 14 करेगा। एक इंटरेस्टिंग चीज चल रही है Redmi के साथ, और उसने अपनी मार्केट शेयर यहाँ पे लूज किया, लेकिन एक बात रखिए कि उसने अपना पोर्टफोलियो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन कर रखा है, और Redmi ने पिछले कुछ समय में स्ट्रेटेजी पूरी तरीके से बदल दी है। जहां पे पहले Redmi ये काम करती थी कि हम सबसे कम प्राइस में सबसे ज्यादा फोन्स यहाँ पे बेचेंगे, इस बार Redmi ने फोकस किया है कि भले ही हम कम फोन्स बेचे लेकिन उस पे हम प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाएंगे, और इस बार 100% फोकस पूरा का पूरा ऑफलाइन में डाल देंगे। ऑफलाइन सेंट्रिक ब्रांड Xiaomi को पूरा बनाने का प्लान यहाँ पे चल रहा है, और ऑनलाइन के लिए उन्होंने यहाँ पे अभी भी पोको को यहाँ पे पकड़ा हुआ है। तो ये थे टॉप 5 कंपनीज, लेकिन इसके बाद जो अगली कंपनी है वो यार बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में सोच नहीं सकते। मैं बात कर रहा हूँ एप्पल की। यार एप्पल का ग्रोथ रेट इंडिया में बहुत कमाल का है। अभी रिसेंट सेल में भी बहुत ज्यादा फोन्स को उन्होंने बेचा है। अगर मैं मार्केट शेयर परसेंटेज के बारे में बात करूं तो एप्पल 8.6% के साथ बैठी हुई है। पिछले क्वार्टर में 3 महीनों के अंदर उन्होंने 40 लाख आईफोन्स को बेच दिया। क्या आप बिलीव कर सकते हो कि 40 लाख आईफोन यहाँ पे बिक रहे हैं? यार ऐसा नंबर कभी सोचा नहीं था कि लोग एप्पल के आईफोन के पीछे इतना ज्यादा पागल होंगे, इतना ज्यादा उसे खरीदेंगे। आईफोन यहाँ पे इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों हो रहा है? क्योंकि एप्पल का लोगो है और इंडिया में चलती है भेड़ चाल।
चाल। कहीं से पता चल गया कि आईफोन प्रीमियम में महंगा है, EMI पे मिलता है, जाके खरीदो। इसी वजह से आज मार्केट में आईफोन 13 भी बिक रहा है, आईफोन 15 भी बिक रहा है, आईफोन 14 भी बिक रहा है, जबकि एप्पल अपना आईफोन 16 निकाल चुकी है। लेकिन आईफोन 16 से ज्यादा सेल्स आज के समय में पुराने आईफोन की हो रही है, क्योंकि पुराना आईफोन सस्ता हो जाता है। EMI का तड़का ऊपर से लगा दो और सस्ते में बिकेगा, लोग उसे और लेना पसंद करेंगे, सस्ते में अपने घर में ले आएंगे फोन। आईफोन के बारे में मतलब मैं बोलना नहीं चाहूंगी बिल्कुल ही खराब फोन नहीं है, आईफोन एक बेटर प्रोडक्ट है, अच्छा है, लेकिन ये बोलना चाहूंगी एंड्रॉइड में भी बेटर चीज है। और सिर्फ एप्पल का लोगो देख के भेड़ चाल के ऊपर जाके आईफोन को खरीदना कोई समझदारी का फैसला नहीं है। सिर्फ इसी कारण से मार्केट में परसेप्शन बन गया है कि आईफोन है भाई, आईफोन है, इसी वजह से बिक रहा है, लेकिन उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आईफोन को भी यूज कर चुका हूँ, एंड्रॉइड में भी फोन यूज करे हैं। आईफोन जहाँ पे एक जगह मेरे को काफी अच्छा लगता है वो है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटीज, वीडियो अच्छा रिकॉर्ड करता है। इस वजह से इंस्टाग्राम के लोग उसको फोन को कुछ लेना पसंद करते हैं, जिनको रील वगैरह कुछ बनानी है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग। लेकिन बात है कि फोटोग्राफी के अंदर इससे बेटर कैमरास एंड्रॉइड में 30,000 रुपए का फोन या ना 1 लाख रुपए का आईफोन को बीट कर सकता है फोटोग्राफी के अंदर, ये चीज मैंने देखी है। लेकिन खैर मार्केट में जो चल रहा है वो मैंने आपको बताया, पुराने मॉडल्स उसके काफी ज्यादा पॉपुलर है और अलग ही क्रेज यहाँ पे चल रहा है। और ये चीज से हमें एक और बात पता चलती है कि जो लोग एक बार आईफोन के ऊपर शिफ्ट हो गए वो लोग दोबारा से एंड्रॉइड के ऊपर अपना स्टैंडर्ड नहीं गिराना चाहते। और हाँ, ये बिल्कुल हार्श ट्रुथ है, जो बातें करो बिल्कुल हवा में नहीं कर रहा है, बिल्कुल फैक्ट है। अगर आप लोगों ने मार्केट ऑब्जर्व किया है, देखा होगा कि जो लोग एंड्रॉइड से आईफोन के पीछे जाते हैं, ऑब्जर्व करना आईफोन को लेके उनका परसेप्शन, एंड्रॉइड को लेके उनका परसेप्शन क्या रहता है, चीजें क्लैरिटी मिलेगी आपको। लेकिन हाँ, एप्पल का यहाँ पे ये क्रेज चल रहा है और धीरे धीरे लग रहा है कि इसी रफ्तार से अगर बढ़ता रहा तो कहीं 1-2 सालों के अंदर अंदर ये टॉप 5 के अंदर अपनी जगह ना बना ले। इसके बाद अगली जो कंपनी वो है हमारी 7th पोजीशन पर पोको का मार्केट शेयर है 5.8%। पोको यहाँ पे टिका हुआ है अपनी ऑनलाइन स्ट्रेटेजी के कारण। पोको यहाँ पे जेन जी कस्टमर को टारगेट कर रहा है। ऑनलाइन में फ्लिपकार्ट के अंदर एग्रेसिव प्राइसिंग में फोन निकल रहा है, सबसे अच्छा प्रोसेस सबसे कम रेट में अवेलेबल करवा रहा है, लेकिन फिर भी उसे सबसे ज्यादा सक्सेस कहाँ मिल रही है, उसकी M सीरीज में। पोको का M6 हो गया जो कि सबसे सस्ता 5G फोन है मार्केट में, वो बिकता है। इसके अलावा M सीरीज के दूसरे फोन है, X6 इनका यहाँ पे पॉपुलर हुआ था, F7 भी उन्होंने निकाला, लेकिन वो कमाल दिखा नहीं पाया पोको F7 जो उससे उम्मीद की गई थी। ऐसे ही पोको X6 Pro भी एक अच्छा फोन निकल कर आया था, लेकिन वो कमाल दिखा नहीं पाया। तो हाँ, पोको भी यहाँ पे एक स्टेबल पोजीशन यहाँ पे क्रिएट कर रखी है, लगातार फोन्स निकाल रहा है, इंटरेस्टिंग एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। और पोको की एक तरह से जो पूरी ब्रांड इमेज थी मदरबोर्ड डैड वाली, वो पूरी उसने फ्लिप और पूरी उसने चेंज कर दी है। तो पोको एक अच्छा काम कर रही है मैं बोलूंगा। जहां Xiaomi पूरी तरीके से फोकस कर ऑफलाइन में, ऑनलाइन के लिए अभी भी पोको यहाँ पर टिका हुआ है। और इसके बाद जिस कंपनी का मैं नाम लेने वाला हूं वो सरप्राइजिंग है और वो है मोटरोला, जिसका मार्केट शेयर होता है 5.7%। और मोटरोला इस समय वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन ब्रांड इंडिया का 149% का ग्रोथ ले रखा है। मोटरोला की सक्सेस के पीछे बता देना चाहता हूँ किसका हाथ है। मोटरोला के जो बजट फोन्स होते हैं वो G सीरीज होती है, वो यानी कि जो सस्ते में मोटरोला ने फोन्स निकाले 20,000 से कम वाले, वो मोटरोला के बहुत ही अच्छे तरीके से वॉल्यूम में बिक रहे हैं, जिसके अंदर वो अपना एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस ठीक दे रहे हैं, फोन के अंदर मल्टीपल कलर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और इंटरेस्टिंग चीज है। लेकिन इतनी बड़ी ग्रोथ उन्हें इसलिए मिली क्योंकि अगर 1-1.5 साल में देखोगे ना तो मोटरोला ने अपनी स्ट्रेटेजी और एडवर्टाइजिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करने लगी है, जिस कारण से जिसका जो रिजल्ट है वो उसके फोन्स में देखने को मिल रहा है। अगली चीज, मोटरोला ने एक स्मार्ट मूव किया कि अपने 90% फोन्स को ODM के ऊपर शिफ्ट कर दिया, जिस कारण से मार्केट में जल्दी से जल्दी नए नए फोन्स को लॉन्च करे जा रहा है। रियलमी की स्ट्रेटेजी ली, कुछ मोटरोला ने अपने लिए कुछ ज्यादा फोन्स बनाए, सस्ते फोन बनाए, एडवर्टाइजिंग पे खेला, इन सब से चल रहा है। हालांकि ये चीज कंसिस्टेंट कब तक रहेगी मोटरोला की, ये एक देखने वाली बात है। कभी ना कभी कोई ना कोई ड्रॉप यहाँ पर देखने को मिलता है सेल्स के अंदर, क्योंकि जब आप एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग पे ज्यादा खेलते हो ना तो एक बबल जैसा रहता है, और जब आप लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड नहीं करवा पाते तो वो बबल बस्ट होता है। और मोटरोला के साथ दिक्कत है उसकी आफ्टर सेल सर्विस की। मोटरोला अपनी आफ्टर सेल सर्विस को बेटर करे, प्रोडक्ट के अंदर अपडेट जल्दी तरीके से ले, सॉफ्टवेयर अच्छा रखे, कुछ चीजों में यूजर्स का ख्याल रखे, वो है। हालांकि मोटरोला ने कुछ अच्छे फोन्स भी बनाए थे, एज सीरीज, एज 15 का पॉपुलर है, एज 50 प्रो, एज 50 फ्यूजन, ये कुछ फोन्स थे इनके। अल्ट्रा फोन, रेजर फोन, ये मोटरोला के बिल्कुल नहीं बिकते हैं, लेकिन फिर भी मार्केट में यहाँ पे मोटरोला
यहाँ पर टिका हुआ है और हाई काफी अच्छी ग्रोथ उसने ले ली है। देखने वाली बात है कि आने वाले समय में मोटोरोला यहाँ पे कहाँ आगे बढ़ता है। इसके बाद जिस कंपनी का नाम है बहुत ही सरप्राइजिंग तेजी से आगे बढ़ रही है और बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रही है, और वो है आपकी iQOO। मतलब वीवो ने ग्रोथ दिखाई ना, तो वीवो का सब ब्रांड क्या iQOO भी ग्रोथ दिखाएगा। देखो iQOO ने अपने कई सारे फोन्स को लॉन्च किया था, लेकिन जो मेजरली जो सक्सेस iQOO को मिली है ना, वो उसकी Z सीरीज के कारण मिली है। जो Z सीरीज होती है iQOO की, वो लिटरली यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बिक रही है और उसका मार्केट में रिसेप्शन भी पॉजिटिव, और iQOO इंडिया का 3rd फास्टेस्ट स्मार्टफोन ग्रोइंग ब्रांड भी बना है यहाँ पे। इसके साथ ही जो iQOO ने लैक किया ना, वो किया उसके फ्लैगशिप फोन्स में। iQOO 12 अच्छा फोन था, वैल्यू फॉर मनी भी था, वो कमाल नहीं दिखा पाए इन टर्म्स ऑफ सेल्स। iQOO का Neo 9 Pro वो कमाल नहीं दिखा पाए इन टर्म्स ऑफ सेल्स। और जो प्रीमियम और जो महंगे फोन होते हैं वो दिखाने के लिए रखे, लेकिन एग्जैक्टली में जो बिक रहे हैं वो उनके लोअर एंड कैटेगरी वाले फोन्स हैं, जहां पे iQOO यहाँ पे फोकस कर रहा है। और iQOO को अब गेम समझ में आ गया कि खेलना कैसे, और वो वीवो के रास्ते पे चल रहा है। अब आपको कुछ नई न्यूज बताता हूँ। iQOO अपने फोन्स को ऑफलाइन के अंदर प्लेस करेगा। यहाँ पे वीवो के ऑफिशियल रिटेल स्टोर्स का ये लोग यूज करेंगे, ऑफिशियल सेल्स चैनल का यूज करेंगे, जहाँ पे iQOO के फोन्स अब धीरे धीरे अगर ऑफलाइन में अवेलेबल होंगे, विजिबिलिटी मिलेगी और धीरे धीरे यहाँ पे और ज्यादा ग्रो करेंगे। इवन 3rd पार्टी रिटेल स्टोर्स में भी इसकी अवेलेबिलिटी की जाएगी, जो कि बहुत एक अच्छा स्मार्ट मूव होगा। और ये iQOO 13 से इसकी स्टार्टिंग यहाँ पर हो चुकी होगी। अब देखना है कि इसके बाद iQOO के सेल्स में कितना बड़ा इंप्रूवमेंट आता है। इसके साथ ही iQOO और ज्यादा स्पेंडिंग करने वाला है एडवर्टाइजिंग वगैरह पे, और शायद वीवो जैसी चलेगा। लेकिन हाँ, जहाँ वीवो का फोकस डिजाइन और कैमरे पे रहता है, iQOO हमेशा से थोड़ा सा परफॉर्मेंस और गेमिंग सेंट्रिक यहाँ पे रहने वाला है। और इसके बाद जो 10th पोजीशन है, जिसके बारे में कभी नहीं सोचा था कि कंपनी सीधे 10th पोजीशन पर गिरेगी, वो यार OnePlus है। OnePlus का मार्केट शेयर 7.2% और मार्केट शेयर जो ड्रॉप हुआ है ना ईयर ऑन ईयर, वो है 29.9% का। और वन ऑफ द रीजन है ऑफलाइन में OnePlus ने जो अपना होल्ड होता है वो खोया है। मैं ये नहीं बोलूंगी OnePlus ने बेकार फोन निकाले, OnePlus ने कुछ बेकार फोन निकाले। Nord CE4 Lite बेकार फोन है, नॉट रिकमेंडेड फोन, लेकिन जो फोन ले सकते हो CE4 अच्छा लगा, Nord 4 मेरे को पसंद आया। यहाँ तक कि मेरे को OnePlus का 12 भी काफी हद तक अच्छा लगा। लेकिन प्रॉब्लम बता क्या हुई, साल की शुरुआत के अंदर का ऑफलाइन रिटेल्स के साथ कुछ पंगा हो गया, जिस कारण से साउथ इंडिया के कुछ ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स ने इनके फोन्स को रखना बंद कर दिया, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट इनकी सेल्स पे पड़ा। और अब मैं अगर ऑफलाइन के बारे में बात करूं तो आप सब समझ सकते हो कि कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है किसी भी स्मार्टफोन ब्रांड का ऑफलाइन सेल्स चैनल पे, क्योंकि कोई भी फोन ब्रांड सिर्फ Amazon फ्लिपकार्ट पे जिंदा रह ही नहीं सकता। अगर आप Amazon फ्लिपकार्ट पे लिमिटेड हो तो समझ जाओ कि 4 दिन की चांदनी है, 4 दिन तक आप फोन बेच लोगे, कुछ साल बेच लोगे, लेकिन उसके बाद आपका पत्ता कभी भी कट सकता है। जब तक आप ऑफलाइन में कूदोगे नहीं, तब तक आपका ब्रांड नहीं बनेगा। ये बात OnePlus को अब धीरे धीरे समझ में आ रही है, यहाँ से वो कमबैक करेंगे। Xiaomi को ये बात बहुत सालों बाद पता चले कि ऑनलाइन पे उन्होंने बहुत खेली, लेकिन अब ऑफलाइन में यहाँ पे कूदना है। और Vivo Oppo का तो पूरा ही केस ऐसा है कि ऑफलाइन के दम पे वो नंबर 1 नंबर 2 बन गए। इसके साथ इंडिया में जो ब्रांड जो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं, लावा, बेसिकली उनका Agni 3 एक इंटरेस्टिंग फोन लगा, और कुछ उनके जो Blaze सीरीज के बजट फोन्स होते हैं ठीक ठाक बिक रहे हैं। लेकिन सरप्राइजिंग सबसे बड़ा ग्रोथ जिस कंपनी ने दिखाया वो था नथिंग का। नथिंग इस साल उसके कुछ अच्छे फोन्स बता रहा हूँ, फोन 2A दबा के बिका इस बार, बहुत जबरदस्त सेल हुआ। CMF फोन 1 भी बहुत बिका, लेकिन जो फोन नहीं बिका वो था फोन 2A+। इंडियन मार्केट के लिए बनाया गया फोन था, लेकिन 2A+ को इंडियन ऑडियंस ने टोटली रिजेक्ट कर दिया, ये मैं बता रहा हूँ। लेकिन फोन 2A को बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया, CMF फोन 1 को भी। पिछले साल जो नथिंग फोन 2 के बाद जो डिजास्टर हुआ था, फोन 2 अपनी सेल्स मोमेंटम ले ही नहीं पाया, उसके बाद नीचे आ रहा था, तो फोन 2A CMF फोन 1 ने उसको बचा लिया। और मैं आपको बता सकता हूँ, बस 2-3 महीने इंतजार कर लो, फोन 3 की भी न्यूज बहुत ही जल्दी आने वाली है। आने वाले 5-6 महीने के अंदर तकरीबन जो चीज इन्फॉर्मेशन हमें पता है ना, उससे पता चलता है कि 3 फोन्स को नथिंग यहाँ पे निकलने वाला है, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज होगी। लेकिन हाँ, नथिंग इंडिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन ब्रांड निकल कर सामने आया था। इसके बाद जो ड्रॉप आया, इन्फिनिक्स में ड्रॉप आया, टेक्नो में ड्रॉप आया, क्योंकि ये लोगों ने अपनी पूरी स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज करी थी। इसके साथ ही Tier 2 Tier 3 मार्केट को ये लोग ज्यादा टारगेट कर रहे थे, जहाँ पे
वॉल्यूम शुरुआत में तो ज्यादा बिका, लेकिन अब इतने ज्यादा फोन्स नहीं ले रहे। इसके साथ फोर्थ क्वार्टर हमारा चल रहा है, तो इससे रिलेटेड भी कुछ न्यूज मेरे पास है कि अभी इतना अच्छा मोमेंटम नहीं आ रहा है। फ्लैगशिप के जो लॉन्चेस होते हैं वहां पर जो इंटरेस्ट होता है ना वो थोड़ा लूज कर चुके हैं। तो यार वो एक चीज है जो यहाँ पे काम करने की यहाँ पे जरूरत है, और मोबाइल फोन इंडस्ट्री को पहले से थोड़ा सा ज्यादा बेटर करने की यहाँ पे जरूरत होती है। अगले क्वार्टर हम अगली रैंकिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस क्वार्टर में जितनी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता था उतनी दी मैंने आपको यहाँ पे। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय।